नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बिहार की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और बिहार की सबसे बड़ी खबर। आज बिहार की सबसे बड़ी खबर तिरहुत स्नातक बाय इलेक्शन जो हुआ और उसमें निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी की जो प्रचंड जीत हुई है, आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से इस जीत ने सबको चौंका दिया। बिहार की राजनीति में मैं तो कहूंगा कि बिहार की राजनीति में इस जीत ने इतिहास रचने का काम किया। सारे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया। अभी तक बिहार में ऐसा कहा जाता था कि एमएलसी में और खासकर स्नातक जो चुनाव होता है उसमें जीत उसी की होती है जिसके पास धन और बल होता है, लेकिन सभी चीजों को इस जीत ने ध्वस्त कर दिया। ना इनके पास बंशीधर ब्रजवासी की बात कर रहा हूं, ना इनके पास धन है और ना ही बल है, लेकिन उसके बाद भी इनकी जीत हुई। बंशीधर ब्रजवासी जो है, इनकी कहानी काफी रोचक है। खैर, इसके बारे में मैं विस्तार से आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो इनकी जीत हुई इसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि जिस सीट से बंशीधर की जीत हुई है वो 22 सालों से जदयू के कब्जे में था, या जदयू नहीं कहें तो देवेश ठाकुर के कब्जे में था। मतलब देवेश ठाकुर की लगातार उस सीट से जीत होती रहती थी, चाहे वो चुनाव जदयू के कोटे से लड़े या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। जीत हमेशा से उन्हीं की रहती थी और 22 सालों से ये सीट उन्हीं के खाते में थी। लेकिन अब जदयू के खाते से ये सीट निकल चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ने वहां से प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। उनके निकटतम जो प्रत्याशी थे वो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी थे, यानी दूसरे नंबर पर विनायक, डॉक्टर विनायक गौतम दूसरे नंबर पर रहे, जिनको 12,000 वोट कम मिले बंशीधर से। और तीसरे नंबर पर आरजेडी और सत्ताधार यानी जदयू जो थी वो चौथे नंबर पर पहुंच गई। तो क्यों जीत हुई और उसके पीछे कारण क्या था? क्या एनडीए की एकजुटता जो थी वह उसमें कहीं कोई कमी रह गई? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ जो आज मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे उसमें पूनम सिंह है जो प्रवक्ता है बीजेपी की, प्रतिभा सिंह प्रवक्ता जदयू की हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगी, आरजू खान जो प्रवक्ता है आरजेडी के, और सुरेश शर्मा जो प्रवक्ता है जनसुराज पार्टी, वो इस चर्चा में, ये सभी मेहमान एक एक करके आप देख रहे होंगे। हमारे सभी मेहमान जो हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इस मुद्दे को लेकर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि बंशीधर ब्रजवासी ने जीत के बाद मीडिया के सामने क्या बयान दिया, क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी ने मिलकर लड़ा। मेरे पास तो कुछ था नहीं। मेरे पास क्या था? मेरे पास कुछ नहीं था, न कोई पॉलिटिकल मेरे पास में कोई विरासत है, न मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम तो कैंपेनिंग में भी कोई हमारी कोई टीम कहीं नहीं घूम रही थी। आप लोग देखे हुए, ऐसा थोड़े कोई जत्था बना के कहीं कोई गया है। जो जहाँ था वहीं कहा भैया हमारे नेता के लिए वोट दीजिए। जो भी शिक्षक कहीं थे वो अपने किसी रिश्तेदार को, या आम की वोट हमारे नेता को दे दीजिए, हमारे भाई को दे दीजिए। तो मैं जहाँ जाता था तो लोग कहते थे कि आपके लिए देखिए ना हमारा मौसेरा भाई है, ऐसे कहते, मेरी पुआ है, ऐसे कह देते। मैं समझ उसी दिन मैंने कह दिया था कि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सारे शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी है। शिक्षकों को मैं सैल्यूट करता हूँ, 1000 बार सैल्यूट करता हूँ। जिन शिक्षकों ने जो है कम से कम आज शिक्षकों का सम्मान तो पूरे देश में बढ़ा दिया ना। आज जब दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, पत्रकारों का फोन आ रहा है दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ बिहार के शिक्षकों को सतवार कोटि कोटि नमन। प्रतिभा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। ध्वस्त हो गया किला जो 22 सालों से
आप लोगों के कब्जे में था। हालांकि एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र ठाकुर वहां से जीते थे, लेकिन 22 सालों के बाद, या एक तरीके से यह भी कर सकते हैं कि अगर आज बंशीधर एमएलसी बने हैं तो ये सरकार की ही कृपा रही है। ना उन्हें शिक्षक के तौर पर उन्हें बर्खास्त किया जाता, और ना ही वो एमएलसी का चुनाव लड़ते, और ना ही आज उनकी जीत। सौरभ जी, राजनीति क्या है? मैं तो कहती हूँ कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है ना, यहाँ कोई किला अस्थाई नहीं होता है। और सबसे पहले तो जो यहाँ से चुनाव जीते हैं बंशीधर जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो शिक्षक की आवाज बनते रहे, जिस तरह से शिक्षकों ने उन पर भरोसा किया। तो ऐसी बात नहीं है सौरभ जी कि हम कह दें कि इतने वर्षों से हमारा कब्जा था या हमारा किला था। राजनीति में कोई किला, कोई भी कुछ अस्थाई नहीं होता। तो ठीक है, शिक्षकों ने इन पर भरोसा किया है और उम्मीद है कि शिक्षकों की उम्मीदों पर ये खड़ा उतरेंगे और काम करेंगे, शिक्षकों की आवाज बनेंगे और सरकार के हित में भी ये काम करेंगे, क्योंकि अभी तो प्रतिनिधि बन गए हैं। लेकिन शिक्षकों का आवाज बुलंद करना ही तो सरकार को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो शिक्षक के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सौरभ जी, शिक्षकों को, जो आज शिक्षक हैं, शिक्षकों को शिक्षक बनाया किसने? बेसिक बात तो यह है कि इन शिक्षकों को शिक्षक बनाया किसने? ये शिक्षक नहीं थे। इन्हें बनाने का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो बिहार में अगर जिस आपने तरह से शिक्षक बेरोजगारी बनाया, के बीच, अगर आपने शिक्षक बनाया, और अगर कोई शिक्षक किसी की भलाई की बात करेगा, शिक्षकों का समर्थन करेगा, उसकी आवाज बुलंद करेगा, तो सरकार उसे बर्खास्त कर देगी, क्योंकि हमारी सरकार ने सरकार ही कभी, उसे बनाया है। नहीं नहीं, हमारी सरकार सौरभ जी कभी किसी बेगुनाह को बर्खास्त नहीं करती है। हमारी सरकार सच का प्रमाण साथ प्रतिभा देती जी है। सामने में है, प्रमाण सामने में है। बंशीधर ब्रजवासी, आपकी बंशीधर सरकार ने बर्खास्त किया है इनको, बंशीधर आपको भी ब्रजवासी पता है। जी, वो समय कानून के नजर में कुछ उन्होंने गलत काम किया होगा, तभी सरकार ने उन्हें नहीं, बर्खास्त किया। शिक्षकों की सरकार आवाज ऐसे ही किसी बुलंद कर रहे बेगुनाह को थे, क्यों बर्खास्त करेगी? जिस सरकार शिक्षकों ने, की आवाज को बुलंद कर रहे थे, नहीं और उसी सौरभ के जी, कारण आज उनकी जीत हुई, और सौरभ जी उसी कोई आवाज जरूरी बुलंद के नहीं कारण है कि आपने जितने उन्हें भी बर्खास्त सरकार किया के, था। सौरभ जी कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी सरकार के कर्मी हैं उनकी जो मांगे हैं सरकार उसे पूरी करे। कोई जरूरी नहीं, सरकार की भी बहुत मजबूरियां होती हैं, सरकार के भी बहुत सारे कायदे कानून होते हैं। चलिए ये अच्छा, बता मांग दीजिए, रखना किसी भी ये कर्मचारी बता का, दीजिए, कारण क्या रहा प्रतिभा जी, कारण क्या रहा आपके उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए? नहीं सौरभ जी देखिए, कारण का क्या, ये लोगों का, मैंने पहले ही कहा कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता का मिजाज है। ग्रेजुएट जो होंगे, टीचर्स जो होंगे, उनका अपना मूड कि उन्हें अपना प्रतिनिधि किसको बनाना है। उन्होंने अपना वोट दिया, अपना प्रतिनिधि चुना। तो प्रतिभा जी, ये भी तो हो सकता है ना, शिक्षकों का ये जो मूड है, ये 2025 में भारी पड़ जाए आप लोगों पर, एनडीए पर। सौरभ ये जी, भी हो सकता है ना। हमारी सरकार ने जितना काम किया है ना बिहार में, क्या भारी पड़ेगा हमारे ऊपर? सरकार ने जितना काम किया, लोगों के हित के लिए सरकार काम कर रही है तो और भारी पड़ जनता गया उन्हें ना, अपने हित तिरहुत में के तो लिए भारी चुन, पड़ गया ना। नहीं नहीं, तिरहुत देखिए, वही लोकतंत्र में तो मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र से एक पार्टी का ही कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीते बार बार, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको देखना, मुझे नहीं लगता कहीं से इसका दूर दूर तक कोई संबंध है विधानसभा चुनाव से। और विधानसभा चुनाव में सरकार जदयू को अपना समर्थन देगी और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, क्योंकि उसमें जनता की भलाई है, बिहार का भलाई है। जिस तरह से बिहार का डेवलपमेंट आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर अब तक किया है, बिहार में चारों ओर आपको विकास दिखेगा, अंधे को भी दिख जाएगा। चलिए, तो बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि हम इस विकास से पीछे हटे, दूर जाएं। तो काम के आधार पर हमें पूरा उम्मीद है कि बिहार की जनता 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से चुनेगी। जी सौरभ जी। चलिए, सुरेश सुरेश शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। कम से कम आपके जो उम्मीदवार थे
वो दूसरे नंबर पर रहे, जीत भले उनकी ना हुई हो, लेकिन कम से कम आप लोगों ने जदयू और आरजेडी को पीछे छोड़ दिया। सभी आदमी को मैं नमस्कार करता हूं और ब्रजवासी जी को शुभकामना और बधाई देता हूं कि ये इनकी जीत एक शार्प डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट है। आपको 22 सालों तक एक कोई प्रतिनिधि किसी क्षेत्र से रहे, ये मतदाताओं की अक्षमता कही जाएगी। आदमी बदलना चाहिए, चेहरे बदलना चाहिए। हम लोग उसके आदी हो गए हैं कि एक ही आदमी पर केंद्रित हो जाते हैं। इस लाइन में बहुत लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ये संयोग होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कभी एक ही देश के दो पहलवान आपस में भिड़ना पड़ता है उनको। ब्रजवासी जी जो चुनाव लड़े हैं और हमारा जन सुराज लड़ा है, एक संयोग कहिए, एक ही विचारधारा के दो आदमी हम लोग परस्पर एक दूसरे के विरोधी मैदान में उतर गए और नतीजा यह हुआ अब है कि उनकी जीत का मैं बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे चुनाव हुए हैं जिसमें इमोशनल और सेंटिमेंट भारी पड़ जाता है। ये शिक्षकों का आक्रोश, हम अगर 12,000 वोट से जनसुराज पीछे रह गया तो यह मानिए कि जनसुराज को जो वोट मिला वो बिल्कुल विदाउट इमोशन के कैप्चर किए हुए, सेंटिमेंट के, एकदम सूझबूझ के साथ मतदाताओं ने आपको वोट दिया कि हम 2 नंबर पर आए हैं। और इसमें जो बढ़त हुई है 10-12 हजार का, इमोशनल, प्रतिशोधात्मक, रिवेंज के टेंडेंसी से जिन मतदाताओं ने वोटिंग लेकिन किया, सुरेश जी ये और जो यही वो बढ़त है। ये जी सुरेश जी, आप जिस गुस्से की बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं, ये तो हो सकता है 2025 में भी नजर आएगा लोगों का या शिक्षकों का। यस जी दो हम लोग तो यही ना बात कह रहे हैं कि देयर शुड बी ए चेंज इन बिहार। आपको बिहार बदलना चाहिए, हर पैमाने पर बदलना चाहिए, हर स्तर पर बदलना चाहिए। आपको प्रशासन पर बदल जाना चाहिए, आपको सेवाओं पर बदल जाना चाहिए, पंचायतों में बदलना चाहिए। हम लोग बात करते हैं, इसी को लेके हमारा टारगेट बिहार ही है। बिहार को हम लोग बदलना चाहते हैं और हम लोग इसके लिए चुनाव में लड़े। ये हमारा एक टेस्ट चेक हो रहा है जहां जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, आप इसका मूल्यांकन कीजिए। आप जदयू का उम्मीदवार मत कहिए, जो जदयू के घटक के दोनों लोग यहाँ प्रवक्ता आए हुए हैं। आपको जदयू को जो वोट मिला है वो 4-5 पार्टियों का एक समेकित इंटीग्रेटेड वोट है। जी बिल्कुल, वो अगर आप एनडीए का अलग वोट अलग है कीजिएगा, जी, वो अगर एनडीए का उनको वोट आप है। अलग अलग कीजिएगा तो ये मान के चलिए कि उनका परफॉर्मेंस ही बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस है। और जनसुराज चलिए ठीक अकेले, है हमारे पूनम साथ जी। कोई घटक 10 आदमी का नहीं है। हम जो जी लोगों जी को बिल्कुल बनाए हैं, बिल्कुल सर, लोगों को आपके जो पास आएंगे प्रभावित किए दोबारा। हैं, उसका रिजल्ट। पूनम जी, आप जी लोगों ने सोचा था कि तिरहुत में इतनी करारी हार मिलेगी एनडीए के उम्मीदवार को? देखिए ऐसा है सौरभ जी, कि चुनाव में ये हार, देखिए, सर सुनिएगा, सर चुनाव में हार सर जीत होते रहता है सौरभ जी, चुनाव में हार जीत तो होते रहते हैं। अब रही बात कि बंशीधर राव जी लेकिन जीते हैं अगर तो इतनी बुरी हार हो पूनम जी, अगर 22 सालों से जो सीट आप लोगों के कब्जे में रही हो और उसके बाद इतनी बुरी हार हो, तो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कमी कहाँ रह गई। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सौरभ जी, ये जो चुनाव है नगर निकाय का हुआ, ये स्नातक का जो चुनाव हुआ, उससे सरकार पे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार जो आपके है सारे अपना काम मंत्री कर वही रही थे, आपके सारे जी मंत्री जो थे वो 2 महीने से वही कैंप किए हुए थे। बिल्कुल, ये सच है। हमारे मंत्री नेता, क्योंकि हमारे तरफ से जो एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा जी थे, उनके लिए लगे हुए थे। तो ये चुनाव सिर्फ आप ये दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए कि उपचुनाव में हमने चारों की चारों सीट जीता, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चारों सीट जीते और इसके बाद हम इसमें हार गए तो बिहार की जनता को हम पर विश्वास नहीं है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की नहीं, जनता ही शिक्षकों का जो चारों की गुस्सा, नहीं, शिक्षकों का जो गुस्सा दिखा है तिरहुत में, ये भी तो हो सकता है ना कि वो गुस्सा 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दिखे और आप लोगों को बिल्कुल काफी नहीं, नुकसान का नहीं उठाना पड़े।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं सौरभ जी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे शिक्षकों के लिए, सिर्फ अभी शिक्षा की बात कर रहे थे। 63,000 करोड़ सिर्फ शिक्षा के लिए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए पैसा रखे गए हैं। तो बिहार सरकार शिक्षकों की बात करती है और काम करके दिखाती है। हाँ, शिक्षक नाराज थे, वो शिक्षक के नेता थे, सहानुभूति के तौर पर शिक्षकों ने उनको सपोर्ट किया, मदद किया है, ये इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब इससे जोड़कर देखिए कि 25 में हम लोगों को शिक्षक वोट नहीं देंगे, ये सरासर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षकों का आज भी विश्वास है कि जितने भी आप देख लीजिए 73% महिला जो है साक्षर हुई है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को भी दर्शाता है कि महिला माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के साथ है, और 25 में एनडीए ही चुनाव जीतेगी, क्योंकि ये जनता का विश्वास है। आप उपचुनाव में 4 सीट जनता ने हमको जिताकर भेजने का काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको नकारा है। तो हम कमी कहाँ रह गई उसके भी हम लोग बैठ करके उस पर विचार करेंगे, कहाँ कुछ कमियां रही। और अभिषेक जी है, नए हैं, अभी जाएंगे, हारे हैं तो क्या हुआ, अभी भी जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र को छोड़ देंगे, जाएंगे, काम करेंगे, आगे जीतेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार जीत गए तो बार बार वो हारते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है ठीक है, अभिषेक जी, लेकिन ठीक है, 25 में ठीक है, जोड़ कर देखना ये सही नहीं होगा। ठीक है। अरुण जी, ना माया मिली ना नाम, ना विधानसभा का बाय इलेक्शन आप लोग जीत पाए और ना ही एमएलसी का बाय इलेक्शन आप लोगों ने जीता। कैसे 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, उपचुनाव से क्यों उसका तुलना आम चुनाव का करते हैं, और चुनाव का रिजल्ट अगर तुलना करना है तो अब कर लीजिए। तिरहुत में जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र को अपना समझते थे, चुनाव जीत के आ रहे हैं, और टंकी की जो कहीं से कुछ आवाज आ रही है गाने का, तो मैं चाहूंगा कि जहां से भी आवाज आ रही है ना, म्यूट कर लें अपने माइक को। तो अरुण जी बोलिए। सौरभ जी, जो जागीर समझती थी एनडीए के लोग, जदयू के लोग, तिरहुत स्नातक क्षेत्र जो है हमारा जागीर है, सत्ता के नशे में चूर होकर क्या क्या नहीं बोला करते थे। आपने देखा, उसे चारों खाना चार चित होना पड़ा। और अरे इससे आप कौन से चारों खाने चित नहीं हुए अरुण जी? अरे आप तो कम से कम मत बोलिए कुछ। अरे आप तो कुछ मत प्रतिभा जी, बोलिए वो कम से कम। इसलिए हम कहाँ अपनी जागीर समझते थे? जागीर की बात तो आप करते हैं, प्रतिभा जी, अरुण जी इसलिए बोल जमींदारी रहे की हैं कि बात तो वो आप तीसरे, करते हैं। प्रतिभा जी, अरुण जी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पर आए, आप लोग चौथे नंबर पर पहुंच गए, तो ठीक है ना सौरभ जी, इसीलिए हम तो वो स्वीकार मुस्कुरा करते रहे हैं। हैं। नहीं, हम तो देखिए स्वीकार करते हैं। ये कह रहे सौरभ हैं जी, जेडीयू अपना जागीर समझती थी, हम किसी चीज को अपना जागीर नहीं समझते हैं। हमारी सरकार सिर्फ डेवलपमेंट का काम करती है। प्रतिभा जी को इससे पहले मौका नहीं मिला था क्या? क्योंकि मैं लेट नहीं से नहीं, जुड़ा ठीक है अरुण जी, आप बोलिए, आप प्रतिभा जी कुछ नहीं बोलेंगी, आप बोलिए। ना अरुण जी कुछ भी बोलेंगे तो थोड़ी सुन लेंगे, हम बोलेंगे ही बीच नहीं, में। नहीं, उसके बाद आपको मौका मिलेगा तो आप ना बोलिएगा। अरुण जी, आप भी हारे हुए हैं। अरुण जी देखिए बोलिए। सौरभ जी, आज आज आप दोनों का जो दर्द है ना, वो एक समान है। थोड़ा नहीं, सा कम आरजेडी का है और जदयू का उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर मेरा देखें बिल्कुल दर्द नहीं है। प्रतिभा जी, और मतलब अच्छा लग रहा है आपको कि आपके उम्मीदवार की हार हुई है और बिल्कुल आपके अच्छा नहीं लग उम्मीदवार रहा है, चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन राजनीति में कौन कितना दर्द लेके चलते रहता है? अरे फिर से देखिए सही अभिषेक झा बात है, जीतेगा, फिर से चुनाव लड़ेंगे। सौरभ लेकिन भाई, वो मौका 6 सालों के बाद आएगा। सौरभ भाई, एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि स्नातक जो हमारे साथी हैं, जो स्नातक कर चुके हैं, और जो शिक्षक हैं, इन दोनों के अंदर जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ जबरदस्त है। और वो आक्रोश लेकिन ये केवल अरुण जी ये केवल कल के मतलब कल ये जो एमएलसी का बाय इलेक्शन हुआ उसी में ये दिखाई दिया। इसके पहले 4 सीटों पर जो बाय इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें शिक्षकों का जो आक्रोश था वो नहीं दिखा है।
वो इनके सौरभ खिलाफ था। सौरभ भाई मैं वहां भी जाऊंगा। आप जानते हैं बाय इलेक्शन सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं, इतिहास रहा है, वही जीतते हैं। और जीतने का कारण भी है। नहीं, ये तो आप उल्टा बोल रहे हैं अरुण जी, ये आप उल्टा बोलते हैं। बाय इलेक्शन का जो नतीजे आते हैं ना, वो हमेशा सरकार के विपरीत आता है। नहीं, आप बताइए मुझे सौरभ भी भाई। थोड़ी बहुत जानकारी है। जहां तक मेरी समझ है, मैं समझ सकता हूं कि सौरभ भाई, इसके पहले आप देख लीजिए, बाय इलेक्शन जब भी होता है तो वो सरकार के अगेंस्ट ही जाता है उसके नतीजे। सौरभ भाई एक बात बताइए, फिलहाल आप पिछले उपचुनाव की बात करिए। देश के अंदर 14 जगह उपचुनाव हुए, 14 राज्यों में, देश के 14 राज्यों में। आप बता दीजिए, एक मिनट सौरभ भाई, आप फिर रखिएगा मेरी बात। मैं इसके पहले की बात कर रहा हूं, आप इसके पहले देख लीजिए ना, बिहार में जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, सभी के नतीजे सरकार के विपरीत गए। अब मन मियाज लोगों का बदलता है, सरकार का नियति बदलती है कि नहीं, कैरेक्टर बदलता है कि नहीं, पहले और अब में अंतर है कि नहीं। आप देखिए ना, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, जहां सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं जीत पाई। जहां जहां उपचुनाव हुए, कुछ सीटें जीत गई तो उसकी सरकार थी। सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग किया। इसी चुनाव में देखिए ना, सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत झोंकी थी, पूरी सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया त्रिउत में। लेकिन जनता ने इतनी जबरदस्त, वहां के मतदाताओं ने पटकनियां दी, जदयू और एनडीए को कुछ चौथा स्थान पे जाके। आपको कहाँ सर पे जनता ने उठा के रखा है? अरे आप तो अरुण जी कम से कम इस तरह की बात मत ही बोलिए। अरे आपको तो उपचुनाव में भी जनता ने पटका, इसकी तो बात ही छोड़िए, उपचुनाव में भी जनता ने आपको पटक दिया है। आपको जनता ने ऐसे पटका कि आप उठ के खड़े होने के लायक नहीं है। आप क्या बोलिएगा अरुण जी? एनडीए से हम आगे हैं। सौरभ जी भी हंस रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, तो सौरभ जी को भी हंसी आ रही है। नहीं, आज लगता है मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, प्रतिभा जी ने पूरा कमान संभाल लिया है। भले उनकी हार हुई है, लेकिन वो बंशीधर के जीत में काफी खुश नजर आ रही है। नहीं सौरभ जी देखिए, मान लीजिए कि जो कोई भी रिजल्ट जो आया है, चौथे नंबर की पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू होने जा रही है। 20 में तो 3 नंबर की हुई, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 4 नंबर की। और सरकार तो जा ही रही है, सरकार की तो विदाई तय है। अरुण जी कैसे विदाई होगी अरुण जी, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं, कैसे विदाई होगी? विदाई तो तिरहुत में जो जीत हुई और उसके पहले जो 4 विधानसभा में जो बाय इलेक्शन हुए थे, चारों सीटों पर एनडीए का कब्जा। और उसके पहले अगर बात करेंगे 2020 में 3 सीट आपके खाते में थी, इंडिया गठबंधन के खाते में थी। अब चारों सीटें एनडीए के खाते में है। देखिए, तो परिस्थितियां बदल रही है ना। परिस्थितियां इसलिए तो हम कह रहे हैं बार बार सौरभ जी कि आम चुनाव और उपचुनाव को एक साथ नहीं देखा जाए। अब देखिएगा, झारखंड हम चुनाव जीत गए, महागठबंधन जीती, वो तो टेलर है, वो झांकी थी। अब पूरी कहानी अभी बाकी है, 25 हम लोग जीतेंगे। अब वो हवा देखिएगा आम चुनाव का, एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया झारखंड में, पूरा ताकत। अरे बिहार की बात कीजिए ना, आप बिहार की बात कीजिए ना, बिहार में है कहाँ पर आप? अरे उपचुनाव में जनता ने आपको ऐसा पटका है ना कि चोटिल हो चुके हैं आप बिहार से निकल के झारखंड कहाँ जा रहे हैं? पहले बिहार की बात कीजिए ना। राजनीति में तो होता ही है। ना पहले आप बिहार की बात कीजिए। सौरभ जी बिहार के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ झारखंड और जा रहे हैं? तो फिर हम महाराष्ट्र चले जाएंगे, तो फिर हम यूपी चले जाएंगे। अरुण जी प्रतिभा, अरुण जी प्रतिभा जी कह रही हैं कि अगर आप झारखंड जाएंगे तो हम महाराष्ट्र चले जाएंगे। महाराष्ट्र और बिहार का जो हवा एक नहीं है, धरती आसमान का अंतर है, लेकिन बिहार हमारा हिस्सा है। झारखंड, तो आप बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ झारखंड की बात कर रहे हैं।
पटकनियां दी। क्या झारखंड के भी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाएंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री रोहिणी जी को बनाएंगे? किसको बनाएंगे? आप क्यों झारखंड जा रहे हैं? बिहार की बात कीजिए ना। कुर्सी की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार के नेता। अरे कुर्सी के लिए ही तो परेशान है। राजनीति करते हैं आप किसकी? कुर्सी की, परिवार की। आपकी राजनीति का अंग है क्या? और क्या आपने कभी बिहार के डेवलपमेंट की बात की है? अब उद्धव की राजनीति करते हैं, जनता की बात करते हैं। हमारे कुर्सी प्यारी होती तेजस्वी यादव जी के लिए आज मुख्यमंत्री बन गए होते। वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा अरुण जी, वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। बिहार की जनता लालटेन युग में अब कभी नहीं जाएगी। आज अगर मुख्यमंत्री बनना हो तेजस्वी यादव जी को तो 1 मिनट में बन लेंगे। हाँ, वही नीति और सिद्धांत। अरुण जी ठीक है अरुण जी सुरेश जी के पास चलेंगे। सर जी मुझे ये बताइए कि 2 महीने की पार्टी और बिहार की जनता का इतना अच्छा रिस्पांस, उम्मीद थी आप लोगों को? आपको जैसे अभी आपने चर्चा किया था कि पिछले 4 उपचुनाव की स्थिति आपने बताई थी, तो आप जिस ढंग से उसको जोड़ रहे हैं, हमारे जोड़ने का तरीका अलग है। एनडीए में 5-6 घटक हैं, इंडिया में भी 4-5 घटक हैं। अगर उनके मिले हुए मत को अगर 4-5 से भाग दे दीजिएगा तो जनसुराज के बराबर आएंगे या जनसुराज का ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति है। ये एक ग्रुप में ये भले ही हम लोग तो लेकिन सर जिस तरीके से आप गुना भाग कर रहे हैं तो 2025 में कैसे सरकार बनेगी आपकी? फिर ये पार्टियां तो 5-5 पार्टियां तो दोनों तरफ रहेगी। सर ऐसा है कि ये जो भी करेंगे ये तो मतलब समझिए कि कटिंग लाइक वाटरमेलन बिहार को बांटेंगे, कोई इधर से लड़ेगा कोई उधर से लड़ेगा। हमको 243 पर लड़ना है, हम अकेले लड़ेंगे। तो आप तो अकेले लड़ेंगे ना चुनाव? बिल्कुल अकेले तो लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो बहुमत आपको आएगी, इसका दावा करना तो गलत है। नहीं, एकदम अगर आप कह रहे हैं कि वो 5-5 पार्टी मिलके गठबंधन करके चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तो 2025 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। तब लेकिन मुजफ्फरपुर का चुनाव तो साबित न कर दिया कि मिल के भी नहीं जीत सकते हैं। तो साबित कर दिया कि मिल जाने के बाद भी 3-4 नंबर पर चले गए। ये तो मिलने के बावजूद की बात है। ये ट्रेंड बढ़ेगा, ये ट्रेंड और बढ़ेगा और हम लोग अपने खामियों से अपने को और पुख्ता करेंगे और हम लोग इसको और तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। और कहीं अगर एकाएकी करके एक कर से हमारी तुलना कीजिएगा तो 3-4 महीने का पार्टी यहाँ जितने दल मिल के हैं सबके अकेली हमारा इवैल्यूएशन कीजिएगा तो हमारा परफॉर्मेंस इनसे एक्सेलेंट है। ठीक है, कम से कम आप कहते थे कहीं पिक्चर में हम नहीं है, हम पिक्चर में आ रहे हैं। आपको बुद्धिजीवियों का प्रभाव आपको एमएलसी का चुनाव बताता है कि पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवियों पर प्रभाव आपको बढ़ रहा है। इसका नतीजा है कि आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और समाज में बुद्धिजीवी जैसे दिशा पकड़ता है उसी को देख के उसके नीचे के लोग दिशा पकड़ते हैं। हर गांव में वहाँ का जो बुद्धिजीवी है पंचायत का, उसी के हिसाब से माहौल बनता है। तो ये तो साबित हो गया कि बुद्धिजीवी आपको क्या पसंद कर रहा है क्या नहीं पसंद करता है। ये तिरहुत का इलेक्शन एक लैंडमार्क है, बता रहा है। और दुख इस बात का है कि सर एक मिनट दुख इस बात का है कि तिरहुत के लोगों को यह बात समझने में 22 साल लग गया। 22 साल लग गया। इनको बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए कि जितने जल्दी नेतृत्व आप बदलिएगा, लोगों को बदलिएगा, एक नयापन आएगा प्रशासन में, एक आपको सरकार में नई चीज आएगी। और ओल्ड फॉक्स को कितना देर पालिएगा यार बताइए। आपको नए लोग को आना चाहिए। भाजपा में भी बहुत नए लोग हैं, जदयू में भी नए लोग हैं, उनको कहीं आगे बढ़ने देंगे वो लोग? क्या वो उनके अंडर में रहना है? उनको अब मिला जुला के वही लोग पुराने लोग उनको आ जाना है? हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका हम लोग देंगे और युवा आएगा तभी कोई चेंज ले आएगा, तभी बिहार बदलेगा। और देखिएगा 2025 में
आपको इसी से मिलता जुलता रिजल्ट, इससे बेहतर रिजल्ट जो एमएलसी का चुनाव में आया है, बिहार का बुद्धिजीवी जो है एक नई खोज में अपना दिलचस्पी ले रहा है और हम कोशिश करेंगे कि उनके इमेज पर, उनके अपेक्षाओं पर हम अपने को अच्छा बना के उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम संख्यात्मक भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये तीनों आदमी ये बात कोई नहीं कर सकते, ये तीनों में से कोई बोल ही नहीं सकते। ठीक है सर, क्योंकि ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, जनसुराज पार्टी कहीं नहीं है ग्राउंड पे, प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं, लेकिन चुनाव में तो प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। चाहे आप विधानसभा का बाय इलेक्शन देखें या फिर एमएलसी का बाय इलेक्शन देखें। देखिए सौरभ जी, विनायक जी जो है डॉक्टर है, व्यक्ति उनके व्यक्तित्व पे ये वोट मिला हुआ है, जनसुराज के नाम पर नहीं मिला है। वो व्यक्ति है और वहाँ सेवा कर रहे हैं जनता की, इस और पर उनको सहानुभूति है लोगों का, तो इसलिए वोट मिला है। जनसुराज को सिर्फ वोट काटने की पार्टी बन के रह जाएगी। विधानसभा हो, आप देखते रहिए 25 में क्या स्थिति रहती है। ये कह दीजिए कि धरती पे ही रहे, जमीन पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुरेश जी, पूनम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है। क्योंकि सौरभ जी, जब एनडीए बिहार में इतना काम कर रही है, काम करने के बाद भी जनता का जो मन है बदलते रहता है, तो जनसुराज तो अभी नई पार्टी बनी हुई है। ये कितना बिहार के लिए काम की है, क्या जनता के बीच कौन सी काम की है? काम का जाकर के गिनाने का काम करे, बताए कि कितने काम किए हैं, जनता के कितने दुख दर्द में हटने का काम किया है। और एनडीए सरकार जब से आई, पार्ट से बात करें सौरभ जी, तो बिहार की स्थिति क्या थी उसके पहले और उसके बाद क्या स्थिति है, बिहार की जनता इसको देख रही है। और बिहार की जनता को विश्वास है कि एनडीए रहेगी तो ही हमारा विकास होगा। आप शिक्षक की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, चाहे बिजली की बात कर ले, तो एनडीए पर विश्वास है जनता की। और जनता जो काम करके काम को देख रही है, बिहार सरकार जो काम करके दे रही है। ये कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता की जागीर तो आपके नेता की है, जो कि पूरे परिवार को पहले बढ़ाने का काम करते हैं। जागीर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में किसी विशेष व्यक्ति का नहीं लगे है। पूनम जी जवाब ले लेते हैं, पूनम जी जवाब ले लेते हैं। आज तो लगता है अरुण जी फंस गए हैं, प्रतिभा जी और पूनम जी के बीच में लगता है अरुण जी फंस गए हैं। सुरेश जी जवाब दीजिए। जी, जैसे इनका कहना है कि आपको किसी चीज का स्ट्राइक रेट देखा जाता है। आपने जो बिहार में जो किया है उसको 22-30 साल से आप भाग दीजिए उसको, और तो अब इनका स्पीड बताइए। आपको जो सुविधा हमारे दादा को देख के मरना चाहिए, हमारे पिताजी को देख के जो सुविधाएं देख के मरना चाहिए, अब पोता देख रहा है। तो आप कहिएगा कि आपने किया है, जरूर उसको हम लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन आपका स्पीड और पेस बिहार को नीले पायदान से ऊपर ले जाने के जो आपका स्पीड होना चाहिए, जो आपकी रफ्तार होना चाहिए, वो रफ्तार में कमी जरूर थी आपको। इसीलिए आज भी 20 साल पहले भी निचले पायदान पर हम लोग थे और आज के डेट में भी हम लोग निचले पायदान पर थे। हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं बिहार में सब देख के, लेकिन इसको तुलना करना पड़ेगा अहमदाबाद से, इसको तुलना करना पड़ेगा अन्य राज्यों से कि वो कब इन सुविधाओं का उपभोग करना वो राज्य को शुरू किया। हम यहाँ पर कब इस राज्य का हम सुविधाओं को लेने का हमने प्रारंभ किया। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बिहार का नीचे से पायदान से ऊपर घसकने का, अब देखिए कल हमने रिपोर्ट देखा था कि जितना खराब काम है, आप जाके गूगल पर सर्च कीजिए, बलात्कार, हत्या, इस सब में आपको बिहार का नाम 1 से 5 के बीच में है इंडिया में, आपको खराब काम में। और अच्छे काम में 28 नंबर 27 नंबर आपको, मतलब ये मैं अपना डाटा नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल पर मौजूद है, सर्वे का डाटा मौजूद है। तो कहाँ कमी रह गई, इसको सुधारने से रोका कौन था आपको? अब जो है जातीय बंधन टूट रहा है, जातीय हवा टूट रही है, और टूटेगा तो एक बहुत बढ़िया स्टेप लेगा। आप स्टेप लेगा तो 1200 परिवार जो राज करते आ रहे हैं बिहार में आज से लेकर विधायक एमपी एमएलसी बनते हुए, ये जब टूट जाएगा तभी एक नया बिहार बनेगा। एक साधारण घर का जैसे ब्रजवासी आए हैं, इस प्रकार के विधानसभा में इस प्रकार के जब 150-200 आदमी रहेगा तभी आपको बिहार की कोई सुध ही लेगा। अब सोचिए कि 96% लोग
करोड़पति हैं, 50 करोड़ से ऊपर का एवरेज संपत्ति है हमारे पार्लियामेंट में। ये हमारा गरीब देश का पार्लियामेंट जो है अरबपतियों से भरा हुआ है 96% लोग का। व्हाट इज दिस? ये बताता है क्या कि आपको जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास बल होगा, वही सत्ता में जाएंगे। वो जाएंगे तो सत्ता को क्या समझेंगे, उनको गरीब के लिए क्या दर्द होगा, नीचे के लोगों के लिए क्या दर्द होगा। आपको तेलुगु देशम पार्टी का एवरेज प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था अखबार में, एक बढ़िया एजेंसी ने किया था, उनका एवरेज एमपीओ का प्रॉपर्टी जो 450 करोड़ है। अब सोचिए इस देश में इस प्रकार का, और वैसे ही लोगों को ये लोग टिकट देंगे, वैसे ही लोगों को टिकट देंगे जो पैसा खर्चा करेगा, जो दबंग होगा, जो मजबूत होगा। आम आदमी को तो ध्यान नहीं है। ठीक है सर। दोनों दल जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी, एक और मैं बात कह देता हूँ। ये सभी दलों ने मिलके आपको जातीय गणना कराया, और जातीय गणना कराया, उसमें स्थिति स्पष्ट हो गई। तो आप कहते हैं कि इसके हिसाब से हम योजना बनाएंगे, लोगों को लोन देंगे फलाना, तो उसमें तो बजट लगेगा, लेकिन राजनीतिक भागीदारी देने में कौन सा बजट लगेगा? आप हर वर्ग की प्रतिनिधि उनके आबादी के हिसाब से कैंडिडेट आप खड़ा करना के बिंदु पर नहीं रुक रहे हैं, जहाँ पैसा नहीं लगना है, तो आप जब तक उन लोगों को भागीदारी नहीं दीजिएगा, तो सरकार ने रिजर्वेशन का दायरा तो बढ़ाया ना सुरेश जी। 50% से 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, वो तो सरकार ने ही बढ़ाया एकदम। और जातीय जनगणना भी सरकार ने ही कराया। जी, ठीक बात है। उस कदम का हम लोग स्वागत करेंगे, उस कदम का हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए अरुण जी एक्टिव हो गए जातीय जनगणना के नाम पर 17 वर्ष और आरक्षण के नाम पर शासनकाल में एक्टिव हो गए। ये भी बोलिए क्योंकि ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण का परिणाम था। आपने देखा बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को, जो 65% केंद्र को भेजा गया था कि आप इसे 9वीं अनुसूची में रखिए, वहां नीतीश बाबू भी चुप्पी साध लिए और केंद्र सरकार ने संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एनडीए को देखिए, आपको ये दायरा बढ़ाने को जितना अरुण जी अब मामला कोर्ट में है ना, अब तो 9वीं अनुसूची में जारी मतलब कैसे शामिल किया जाएगा? ये निर्णय शायद अरुण जी कर देंगे। सौरभ जी निर्णय लगता है कि यही 4 दिन तक हो जाएगा। कोर्ट पर भरोसा रहा कब है इनका? कोर्ट इनके लालू राबड़ी आवास में चलता था ना, इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, न्यायालय पे इनका कोई भरोसा नहीं है। बात ही नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि आप दायरा बढ़ाते चले जाइए, दायरा कितना हो बढ़ा दीजिए। आप बीपीएससी का रिजल्ट देखिए, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रोफेसर लोगों की बहाली हुई है, टीचर्स लोगों का, उसका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अधिकांश सीट खाली रह गया, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले आपको। ये उनका विकास अब तक हुआ रहता और उनका शैक्षणिक विकास बहुत हुआ रहता तो सीटें खाली नहीं जाती। आपको बिहार सरकार में डॉक्टर की बहाली में तकनीकी आयोग का रिजल्ट देखिए, आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे सीट खाली रह गए। एक मिनट सुरेश जी हम लोग मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक रहे। अरुण जी ये बताइए मुझे, बंशीधर की जो जीत हुई, अरुण जी आपसे मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता है कि ये बिहार के इतिहास में या बिहार की राजनीति में एक नया आयाम लिखा गया है बंशीधर की जो जीत हुई है? क्योंकि एमएलसी चुनाव के बारे में आपको भी पता है कि बिहार में ये कहा जाता था कि जिसके पास धन और बल रहेगा वही एमएलसी का चुनाव जीत सकता है, लेकिन बंशीधर के पास ना धन था ना बल था, उसके बाद भी उनकी जीत हुई। यही तो मैं तो पहले ही कहा, इस बार तो ना एनडीए का सरकारी मिशनरी काम आया, ना धन आया, ना बल आया, ना जनसुराज का रुपया बांटे हुए आपने देखा पकड़ाया। अरे आपका कौन सा काम आया अरुण जी? कम से कम आप अपना भी बता दीजिए ना, आपका क्या चीज काम आया? बहुत बोल चुकी हैं, सुन भी लीजिए। विकास नहीं आप ये भी बताइए अरुण जी आपका कौन सा मंत्र काम आया? आपका कौन सा मंत्र काम आया ये बताइए ना। नीति आयोग राष्ट्रीय जनता दल का तो प्रकोष्ठ नहीं है। कौन सा नीति आयोग के फॉर्मूले को लेकर बैठ जाते हैं आप? कौन सा फॉर्मूला लेकर कहानी लेकर बैठ जाते हैं? अरुण जी लगता है दोनों जो महिला प्रवक्ता हैं
वो दोनों जो महिला प्रवक्ता हैं वो आज आपको बोलने नहीं दे रही हैं। मुझे लगता है कि ये गुस्सा जो है ये लालू जी के बयान को लेकर है, जो कल बिल्कुल लालू जी ने बयान दिया था। नहीं, बयान लालू जी तो कैसा इतना सुंदर बयान, इनको तो शर्म आनी चाहिए इनके वाह, सुंदर बयान, वाह, कितना सुंदर बयान। सुंदर। ये अरे शर्म आनी 2025 के चाहिए। चुनाव में आपको आप समझ में आएगा अरुण जी। लालू जी जैसा बुजुर्ग नेता महिला से बात करने को हमको कहे लगता आंख है फेंकना, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए 50% आबादी से। आप क्या बात करेंगे? प्रतिभा जी समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, लालू अरुण जी, यादव जी अरुण जी, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं, तभी बिहार अरुण की जी, बेटियों अरुण के बारे में इतनी भद्दी बात बोल रहे हैं आज। लालू जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, मान लीजिए, आप स्वीकार कीजिए। बिहार की बहु बेटियों से नेता मिलने आ रहे हैं, उसका हालचाल जानने आ रहे हैं, उनके तो घर आप में खुद फेंकने आ से रहे 6 हैं। बेटियां ये हैं। आपके क्या नेता उनके क्या आप घर में फेंकते थे जब यात्रा पर जाते थे? तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अरुण जी, तैयार अरुण जी, रहिए, अरुण जी, तैयार अरुण जी, रहिए। प्रतिभा बिहार जी, की महिलाएं अरुण झाड़ू जी, लेकर खड़ा रहेगी। अरुण अरुण जी, अरुण जी, प्रतिभा जी, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित तौर पर बंशीधर ब्रजवासी की जो जीत है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कल तक जो स्कूलों में पढ़ाते थे वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन विधान परिषद का सदस्य बनूंगा। लेकिन राजनीति है और राजनीति में हर चीज संभव है, और निश्चित रूप से उनकी जीत में शिक्षकों का एक बड़ा योगदान रहा है, अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में शिक्षकों का आवाज बुलंद करते थे, और शायद उन्हीं के कारण उन्हें बर्खास्त भी किया गया। तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षक थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने अपने हार का, यानी जो बंशीधर को बर्खास्त किया गया था उसका बदला उन्होंने बंशीधर को जिताकर, यानी विधान परिषद का सदस्य बनाकर वहां के शिक्षकों ने या वहां की जो जनता थी उसने अपना बदला ले लिया बिहार सरकार से। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती शायद इसी को कहा जाता है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जनता अगर मूड बना ले तो वो कोई भी चमत्कार कर सकती है। अगले दिन हम किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और अंत में मेरा एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक न्यूज 24 बिहार झारखंड डिजिटल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। और अगर आज के चर्चे के दौरान आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।